आपका स्वागत है। 24 का गणित कार्यक्रम का नाम है और इसमें राजनीतिक स्थितियों पर, आज की चुनावी स्थितियों पर हम अलग अलग खेमे के लोगों से चर्चा करते हैं, ख़ासतौर से साहित्यकारों से जिन्होंने ज़िंदगी को, समाज को, राजनीति को बहुत करीब से देखा है और अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं उसका उन्होंने अभिव्यक्त किया अपनी रचनाओं के ज़रिए अलग अलग तरीके से, कुछ ने कहानियों के ज़रिए, कुछ ने कविताओं के ज़रिए। और इसके अलावा भी इस कार्यक्रम में हम अलग अलग क्षेत्र के लोगों जैसे रंगमंच, अध्यापन से जुड़े लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं देश की जानी मानी रचनाकार, साहित्यकार, उपन्यासकार, लेखिका, क्या क्या कहूँ इन्हें, ममता कालिया। ममता कालिया किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, इसीलिए हम सीधे सवाल पर आते हैं और बातचीत शुरुआत करते हैं ममता जी के खुद के लेखन पर कि इतना लंबा समय हो गया। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीवी। नमस्कार अतुल जी। हम आज की जो मौजूदा स्थिति है उस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन शुरुआत हम करते हैं आपके रचना कर्म से। जी, इतना समय हो गया, करीब 60 साल हो गए। 60 से भी ज्यादा साल हो गए लिखते हुए। मैंने तो बचपन में ही लिखना शुरू कर दिया था। जी जी, जी। और मुश्किल से मैं 11-12 साल की थी जब मैंने बच्चों की कहानियां लिखनी शुरू कर दी थी। और वो मज़ेदार बात है कि वो सब धर्मियों में छप भी गई थी। 3 कहानियां लिखी थी, तीनों छप गई और बड़े खुश हुए, उसका पारिश्रमिक भी मिला था। तो हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। और क्योंकि मेरे पिता आकाशवाणी में थे तो हमारे घर में कलाकार, साहित्यकार बहुत आते थे, कवि और संघर्ष करने वाले बुद्धिजीवी बहुत आते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि हमारे घर में उनकी बहुत इज्जत थी। जी जी। पापा उनसे घंटों बात किया करते थे। तो मेरे क्योंकि एक तरह से नायक थे पापा, तो मैं सोचती थी कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए जिससे पापा के निगाहों में ऊंची रहूं मैं। तो मेरे मन में बहुत पहले ये सपना बैठ गया था कि मुझे साहित्यकार बनना है। जी। एक बार मुक्तिबोध जी हमारे घर आए थे। अच्छा। तो मुक्तिबोध जी को देखा मैंने। हमारे घर में बिस्तर एक जमीन पे बिछा रहता था, चौड़ा सा, उसे पापा बैठक कहते थे उस जगह को। वहाँ वो जाकर जब चादर पे वो बैठ के उन्होंने कहा लव मसनद के सारे बैठेंगे, तो उनका पैर बहुत लंबा था, तो उनका पंजा इतना लंबा था, उनके पंजे की छाप बहुत लंबी पड़ी बिस्तर के ऊपर। तो मैंने कहा अरे बड़े लेखक का पंजा इतना लंबा होता है। मैं छोटी सी थी उस समय। तो मेरे अंदर आकर्षण जो है लिखने का तब से था। और फिर बीच में मैं फिर अपनी पढ़ाई में लग गई, नहीं लिखा मैंने। उसके बाद आप सोचिए कि फिर सन 57 में एक कवि मित्र थे पापा के, राम बहादुर सिंह मुक्त जी, उन्होंने राष्ट्रवाणी का अंक लाकर दिया जो पुणे से निकलती थी पत्रिका। उसमें मन्नू भंडारी की कहानी छपी थी। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि देखो कहानी ऐसे लिखते हैं, तुम क्या लिखती रहती हो। तो मुझे एक तो चुनौती लगी और दूसरी है कि मैं पढ़ने के लिए आकर्षण हुआ मन में। फिर मैंने वो कहानी पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा ऐसे लिखना चाहिए। तो मेरे मन में देखिए कई लोगों की परतें बनी आकर्षण की और मुझे ये लगा कि मेरे लिए लिखना ही एकमात्र विकल्प है। जी जी। लेकिन तब जब आप लिखती थी जी, तब समाज की, परिवारों की जी और राजनीति की स्थितियां बहुत अलग होती थी। जी हाँ, जी। हाँ, तब और अब में बहुत साल गुजर गए। जी जी। बहुत सारे दौर आपने देखे। जी जी। कांग्रेस की सरकार देखी, बीजेपी की देखी, समाजवादियों की देखी जी, मिली जुली सरकारें देखी जी। उस दौरान जो रचना कर्म था और आज जो रचना कर्म है, इसमें आप किस तरह का फर्क देखते हैं? हाँ, मैं ये कहूँगी कि उस दौर में रचना करना कहीं ज़्यादा सरल था, सम्मानजनक था और संभव था जब हम करते थे। क्योंकि उस दौर में इस तरह की परेशानियां नहीं थी या प्रतिबंध नहीं थे जो आज हम अपने अंदर महसूस करते हैं। लिख मैं आज भी रही हूँ और लिखती मैं तब भी थी, लेकिन मैं ये कहूँगी तब लिखने का मतलब ये होता था हम अपने जीवन के रस को ढूंढ रहे हैं और जीवन की समस्याओं से टकरा तो रहे हैं लेकिन हार नहीं रहे हैं जी। ये बात लगती थी मुझे। जब भी लिखते थे मन में ये रहता था कि जीवन में लेखक जो है वो हमेशा विजेता रहता है जी।
तो अब ये क्या बहुत लगता बड़ी है? बात है। अब क्या ऐसा लगता है? अब लिखना मुझे लगता है ज़्यादा जटिल हो गया है, देखिए, क्योंकि जीवन भी जटिल हो गया है और समाज में इतनी परतें हो गई हैं। अब हम जिसको भला समझते हैं कई बार वो बड़ा कुटिल निकलता है। तो मनुष्य के स्वभाव की आप गारंटी नहीं ले सकते। धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखिए अतुल जी, की वस्तुओं की गारंटी बढ़ती जा रही है। पंखे की गारंटी लाइफ टाइम की हो गई, मिक्सी की गारंटी लाइफ टाइम की हो गई, जीवन भर की। लेकिन मनुष्य की गारंटी अगले पल की नहीं है जी। कि वो शपथ लेते लेते वो दूसरी पार्टी में चला जाएगा। जी। तो ये हालत है, वो नामांकन भरते भरते दूसरी पार्टी में चला जाएगा आदमी। आज जो आपसे कह रहा है कि मैं आपके प्रति वफादार हूँ, कल वो बेवफाई करके चला जाएगा। तो ये क्या मतलब है, कैसा समाज बनता जा रहा है? हालत ही हो गई है धीरे धीरे कि बच्चों की भी लेवल पे आप देखिए, स्कूल की, मैं क्योंकि शिक्षक रही हूँ, पूरे जन्म मैंने पढ़ाया है, तो आज मैं देखती हूँ कि बच्चों के साथ ये है कि जब वो कहते हैं कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है तो पता चला कि पास होने को तरस गए वो, और जो बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है ठीक से काम, उसको 90% मिल गए। तो मुझे लगता है कि आज चीज़ों को समझना एक चुनौती बन गया है जी। और जीवन को समझना भी एक चुनौती बन गया है। राजनीति का जो स्तर है, जी, पहले भी आपने जी, देखा, जी। कम से कम भाषा की एक मर्यादा होती थी जी, बातचीत जी, में या फिर किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म। हाँ बिल्कुल। अब वो लगातार उसका स्तर इतना नीचे चला गया है कि हम उस पर बात करते हुए भी हमें जी, उलझन सी होती है कि क्या बिल्कुल, बात हाँ, है। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसी स्थिति वो क्यों? देखिए, ये दौर तो हमने देखा है अपने समय में। मुझे अभी तक याद है कि हम पंडित नेहरू का भाषण सुनने के लिए कितने बड़े बड़े मैदानों में जाते थे और खड़े रहते थे और उनका भाषण सुनते थे। यहाँ तक कि हम अटल जी का भी भाषण सुनने जाया करते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे वक्ता थे जी। और हम उनसे प्रेरित होकर लौटते थे। मुझे याद है कि एक बार होलकर कॉलेज में इंदौर में ईवीएस नंबूद्रिपाद भाषण देने वाले थे। हाँ। और हम गए और उन्होंने इतना अच्छा अर्थव्यवस्था के ऊपर इतना सार गर्भित उन्होंने भाषण दिया। तो मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा आई एंजॉयड योर लेक्चर। तो उन्होंने मुझसे कहा व्हाट वाज एंजॉयबल अबाउट इट। तो मैं एकदम से हकबका गई। मैंने कहा कि एंजॉय कहना गलत शब्द था, मुझे इंस्ट्रक्टिव कहना चाहिए था, एनलाइटनिंग कहना चाहिए था। मैं बीए की स्टूडेंट थी, जितना मुझे आता था उस हिसाब से मैंने बोला। तो मुझे याद है प्रकाशवीर शास्त्री हो, चाहे वो दिनकर जी हो, हमने जब भी उन लोगों को सुना तो क्या धड़ल्ले से वो बोला करते थे। और लाल बहादुर शास्त्री भी अपनी तरीके से ओजस्वी भाषण देते थे और बड़ी ईमानदार तरीके से बोलते थे। लेकिन आज तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा नेता नहीं बचा है कि जिसको आप सुनना चाहेंगे। कभी कभी जब बोला करते थे अब इधर, तो वो चुप रहते हैं। प्रकाश करात और ये सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी, ये लोग बोलते थे फायर ब्रांड तरीके से बोलते थे। तो आजकल इनके भाषणों में उतना दम क्यों नहीं होता? मतलब नहीं, वो विपक्ष, इसलिए देखिए क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं लोगों की मोहभंग की स्थिति है इस समय। अच्छा। लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं। देखिए, जब हम ये सोचे ना कि हमारी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, या तो मौन हो जाते हैं, निरपेक्ष हो जाते हैं, बोलना खत्म कर देते हैं हम लोग। आज न जाने कितने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जो बिल्कुल पृष्ठभूमि में बैठे हुए हैं। नहीं तो क्या ये हथियार डालने वाली स्थिति है? नहीं, हथियार डालने वाली स्थिति नहीं है, खिन्न मना स्थिति है। मैं तो कहूँगी राजनीति से वैराग्य होता जा रहा है लोगों का, विचारशील लोगों का वैराग्य होता जा रहा है, क्योंकि राजनीति धीरे धीरे एक नौटंकी का रूप ले रही है। वो फार्स जैसे इंग्लिश में कहते हैं हम, वो फार्स जैसा बनता जा रहा है कि एब्सर्ड नाटक जैसा लगता है मुझे। तो रोज़ कोई एक नई मुनादी कर दी जाती है, रोज़ एक कोई नया जुमला फेंक दिया जाता है। राजनीति केवल जुमलों पर नहीं टिकी रह सकती है, लोगों को विचार चाहिए। सबसे पहले तो लोगों को अनाज चाहिए खाने के लिए। जी। आप केवल जुमलों के ऊपर नहीं टिका सकते हैं।
तो मोदी जी अनाज बांट रहे हैं। आप एक मन की बोरी में 5 किलो गेहूं देकर आप जनता को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जी। तो आप ये देखिए कि धीरे धीरे राजनीति में विचार का तो क्षरण हो रहा है और प्रचार का बाहुल्य हो रहा है। हम अखबार खोलते हैं, अखबार में पढ़ने को कुछ नहीं होता है। एक जमाना था अखबार पढ़ने में 2 घंटे लगते थे। जी। आज हालत ये है 15 मिनट में अखबार चुक जाता है, क्योंकि अखबार में हमें सूचनाएं मिलती हैं, विज्ञापन मिलते हैं और बड़े बड़े चेहरे देखने को मिलते हैं राजनीतिक। हम उन चेहरों को कितनी बार देखें? एक चेहरे को हम कितनी बार देख सकते हैं और कितने पेपरों में देख सकते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती में, मराठी में। तो मुझे ये लगता है धीरे धीरे कि राजनीति बहुत तेज़ी से, जिसे कहना चाहिए ढलान की ओर है इस समय। और राजनीति में थोड़ा सा विचार होना चाहिए, विचारवान लोग होने चाहिए। वो ऐसी बात कहे कि लोगों को गाइडेंस मिले। हमारे देश में अभी भी सारी साक्षरता के बावजूद निरक्षरता बहुत है। जी। तो वो बेचारे तो आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि आप कुछ कहेंगे। आप केवल ताली बजाओ भाषण नहीं दे सकते हैं। आप केवल ताली बजवा लेंगे, लोग घर जाएंगे, घर जाते तक भूल जाएंगे किस बात पे ताली बजाई थी उन्होंने। ये कोई तमाशा नहीं लगाया है, सर्कस नहीं हो रहा। राजनीति और सर्कस में फर्क होता है। मुझे लगता है कि आज इस बात के कारण बुद्धिजीवी के लिए इस समय बहुत चिंता का समय है। तो ये जो अभी आपने देखा पिछले 10 साल का जो दौर है, खास तौर से जी, इस दौर में, और 75 का समय भी आप याद कीजिए, हाँ, आपातकाल का। इन दोनों दौर में आपको क्या फर्क लगता है? वो देखा जाए तो 75 का दौर भी बहुत खराब था। जी। जब हमारे देश में आपातकाल लगा था तब मैंने देखा लोगों के मनोविज्ञान पर बहुत बुरा असर पड़ा था। वो आपात स्थिति तो थी ही कि आप बोल नहीं सकते थे और अनुशासन के प्रति एक ऐसा कड़ा रुख था कि जैसे मिलिट्री रूल होता है ना, कि आप किसी भी तरह से उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। मुझे याद है रेडियो पे कहा जाता था 9 बज गए दफ्तर चलिए, ये कहा जाता है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, इस तरह के नारे थे। फिर नसबंदी की हालत ये थी कि माना जाता था कि पकड़ पकड़ बूढ़े लोगों की भी नसबंदी की जा रही है, बैचलर्स की भी नसबंदी की जा रही है। एक दहशत का माहौल बन गया था और इमरजेंसी में बेगुनाह लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर डाला गया है जी। और मुझे लगता है कहीं अलिखित किस्म की आपात स्थिति क्या अभी आई हुई है क्या? अभी बोलने में डर लगने लगा है कि हम बोलेंगे तो हमें हो सकता है कि या तो घर में ही नज़रबंद कर दिया जाए, या हो सकता है कि हमें समझिए कि जेल में ठूस दिया जाए, किसी जेल में ले जाए, एक जीप आए और पकड़ के हमें ले जाए। क्योंकि कितने ही बेगुनाह लोग इस समाज में इस समय शिक्षों के अंदर हैं। तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति है हमारे लिए। तो ये जो दहशत की स्थिति अभी बनी है, ऐसा, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है, जी, जो हमारे जो देश के महान नेता हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो अप्रोच है, वो तो कहते हैं कि देश में लोकतंत्र है, सारा कुछ है, मतलब ऐसा क्या है जो हमने कर दिया जिससे लोग डर रहे हैं। तो क्या सचमुच ऐसा है क्या कि लोग डरें उनसे, या फिर एक अघोषित सा डर है सिर्फ कुछ चंद उदाहरणों को देखने के बाद कि भाई उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया या ऐसा कर दिया गया? देखिए, एक तरफ तो डर तो है ही, क्योंकि बहुत सारे बेगुनाह लोग इस समय छोटे छोटे कारणों से जेल के अंदर हैं। लेकिन दूसरी बात जो मुझे बहुत चिंताजनक लगती है वो ये कि आज विपक्ष बहुत कमज़ोर हो गया है। अगर विपक्ष के पास वैचारिक शक्ति ज़्यादा हो और विपक्ष के पास निर्भीकता ज़्यादा हो, बेधड़कपना हो उनके अंदर, तो मुझे लगता है लोगों को एक तरह के जैसे विटामिन की डोज होती है ना, टॉनिक की डोज होती है, कि लोगों को कहीं से शक्ति तो मिले। अब हालत है कि शक्ति देने वाला कोई नहीं बचा है। और लेखक भी जिन मुद्दों पे लिखना चाहिए, जैसे परसाई थे, हरिशंकर परसाई भिड़ जाते थे, वो राजनीतिक मुद्दों पे लिखते थे, प्रतीक बना के लिखते थे, लेकिन होता राजनीतिक मुद्दा था। वो ऐसे अपना समय नष्ट नहीं करते थे। वो
और आज धीरे धीरे हो यह गया कि व्यंग्यकार भी जो है वो अन्य विषय ले लेता है, वो राजनीति को छोड़ देता है, ये सोच के कि इसके परिणाम मेरे लिए अच्छे नहीं होंगे। और ज़्यादातर लेखकों को हमने देखा कि वो जो धार्मिक और आध्यात्मिक पात्रों पे चले गए, सारे के सारा देखिए लेखक। नहीं, वो तो जो आप कह रहे हैं जी वो एक जमात है जो बुद्धिजीवियों की, जी। लेखकों की, रचनाकारों की, वो तो सोचे समझी रणनीति के अंतर्गत ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि आप जितना वैदिक होते जाएंगे ना, कहते वैदिक की हिंसा हिंसा न भवती, जो लिखा गया था, वही हालत है कि वो मान के चलते हैं कि अगर दिखानी भी है हिंसा तो घटोत्कच को दिखाओ, है ना। वो ये मान के चलते हैं कि पुराण में चले जाओ, सबसे अच्छी शरण कहाँ है वो, और वो हमने कभी स्वीकार नहीं किया। हम लिखते हैं, हम मौजूदा समय पे लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि चुनौती तो आज के समय की है भाई। हम पौराणिक काल में जाके क्या करेंगे, वो भी एक तरह से रचना है, आप उस रचना को यथार्थ बना रहे हैं, यानी आप मिथक में यथार्थ मिला रहे, यथार्थ में मिथक मिला रहे, इतिहास में गप्प मिला रहे, गप्प में इतिहास मिला रहे। अरे कर क्या रहे हैं आप, ये बाजीगरी है ये जी। मैं सोचती हूँ कि आज साहित्यकार को भी के सामने भी और पत्रकार के सामने भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन पत्रकारों का ये है कि वो भी कहीं ना कहीं देखिए किसी जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं, किसी नौकरी से बंधे हुए हैं, जबकि इस समय का दौर ऐसा है, इसमें मुझे लगता है सबसे अधिक आक्रमण की रेंज में अगर कोई है तो पत्रकार है। देखिए वो एक निहत्था जाता है किसी जगह साक्षात्कार लेने या किसी जगह प्रश्न पूछने, उसके पास तो एक अदना पुलिस सिपाही भी नहीं होता रक्षा के लिए। जबकि एक एक मैंने देखा है कि म्यूनिसिपल काउंसिल का भी जो मेंबर होता है वो 2 हथियारबंद आदमी लेके चलता साथ में। तो मुझे तो ये देख कर बड़ा अजीब लगता है कि हम लोग निहत्थे घूम रहे हैं और जो मर्जी बोलते हैं और ये नहीं सोचते कि कल को इसका क्या परिणाम होगा। नहीं तो ये जो सत्ताधारी पार्टी का जो पूरा अप्रोच है, जिसको जो तमाम लोग कहते हैं कि तानाशाही की स्थिति आ गई है पूरी तरह, और अघोषित सेंसरशिप है, मीडिया पर पूरी तरह कब्जा है सरकार का जी। तो इन 10 सालों में आम लोगों के अंदर क्या ये गुस्सा कहीं ना कहीं चुनावी उसमें निकल के आएगा, आपको ऐसा लगता है? देखिए बहुत आ रहा है। हिंदी साहित्य में तो मैं कहूँगी कि ये हिंदी साहित्यकार का बड़ा योगदान है कि वो निर्भीक होकर उसने न जाने कितना लिखा, खास तौर से युवा वर्ग ने। क्योंकि हमारे देश में एक तो क्या है कि ये जाति कार्ड और स्त्री कार्ड, ये सारी चीज़ें हमारे देश में चुनाव के समय बहुत प्रबल हो जाती है, आपने देखा होगा। क्योंकि वो सोचते हैं कि इसको, इन लोगों को विभाजित रखो तो हमको वोट मिलेगी, ये माना जाता है चुनाव के समय में। और मैं देखती हूँ कि इसी की पड़ताल करते हुए कितनी रचनाएं लिखी गई हैं। आपने देखिए उनकी संख्या भले कम हो, लेकिन वो सीधी वार करती हैं आपके मनोविज्ञान पर और आपको चुनौती देती हैं कि सही तरीके से सोचो। अनिल यादव की कहानी है गौसेवक, जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि बेगुनाह आदमी को आप गौहत्या का उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसी तरह उसका एक यात्रा संस्मरण है, ये भी कोई देश है महाराज, अनिल यादव का। इसी तरह से बहुत अच्छी कहानियां हैं। दलित चेतना की दलित शक्ति सामने आ रही है, लोग भले उसे दबाएं, शक्ति सामने आ रही है। दलित चेतना पे न जाने कितना लिखा गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, शिवराज सिंह बेचैन से लगाकर आप ये सोचिए, लेटेस्ट मैंने पढ़ी है इतनी अच्छी कहानी दलित चेतना पर, मोहम्मद आरिफ की लिखी हुई। अच्छा, तो ये कैलाश मानखेड़े की कविता की कहानी, लिखा तो जस्ट डांस। तो आपने देखे कि लिखा तो बहुत जा रहा है। रजरतानी मीनू, ये सब लोग जो है ये सवाल उठा रहे हैं। एक लेखक का काम क्या है, देखिए हमारे पास ऐसा समाधान नहीं, क्योंकि हमारे पास राजनीतिक शक्ति नहीं है ना, हमारे पास वैचारिक शक्ति है। तो हम लोग यही कर सकते हैं कि जो समाज में असमानता हमें दिख रही है, या जो हमें समाज में इस समय दुर्नीतियाँ दिख रही हैं,
हम उनको हिज्जा हिज्जा करके दिखा सकते हैं, बिल्कुल, है ना। अब ये 2 गज की दूरी मेरी कहानी है, आप कहेंगे टाइटल तो बिल्कुल लगता है जैसे कि सरकारी, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, पर आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको ब्रेक डाउन करता है वो, इस सारी चीज ये को। आपका अभी सबसे ताजा संग्रह है। हाँ, ये मेरे नवीनतम संग्रह है मेरा। जी। तो आप ये देखिए कि हम जो लिख रहे हैं उसमें हालत ये है कि हम तो इसको पढ़वाने के लिए नाम रख रहे हैं 2 गज की दूरी। आप कहानी तक पहुंचे तब आपको पता चलेगा जी जी जी। कि कैसी कैसी बात होती। फिर आप देखिए ये समय भी बहुत जटिल है, हम सारा का सारा आरोप राजनीति के खाते में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इस बीच में कोरोना हुआ है महामारी के रूप में। जो पिछले 2 साल हमारे बीते हैं, सन 20, सन 21, यहाँ तक कि 22 का आधा, ये जो समय बीता है ये भी मानवता के लिए बहुत ही जटिल समय रहा है। और इसके वजह से भी मुझे लगता है कि मानवीय गुणों में भी पतन आया है, गिरावट आई है, और राजनीतिक इस्तेमाल इसका बहुत हुआ है, लेकिन इस दहशत का। हाँ, लेकिन ये जो स्थितियां हैं वो तो हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में जो हालत हुई है भारतीय लोकतंत्र की, जी, खास तौर से जी, अब क्या जो ये जो चुनाव है, आप बार बार ये कह रही हैं कि विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, ये नहीं कहा, मैं उम्मीद नहीं। हाँ। मैं ये मानती हूँ कि उनके अंदर अभी साहस की थोड़ी कमी है। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल जो मौजूदा स्थिति में है और इस कठिन समय में विपक्ष जिस तरह से एकजुट हुआ है, बिखरा हुआ जो कांग्रेस, जो कमजोर हो गई कांग्रेस थी, उसको उसमें जीवन फूंकने की फिर से कोशिश हुई है। और इस चुनाव में जिस तरह से तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद सब इकट्ठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार थोड़ी चुनौती बढ़ी है? ये चुनौती तो बहुत बड़ी है इस बार, और मुझे लगता है कि, और देखिए चुनौती बड़ी है, दोनों पक्षों के लिए बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि अब सत्ताधारी दल भी शायद कहीं ये महसूस कर रहे होंगे कि इतना आसान नहीं रह गया है वॉक ओवर। क्योंकि देखिए मैं अभी गई हूँ 3 दिन पहले मतदान करने के लिए केंद्र पर, एक मनुष्य क्या, एक प्राणी मात्र भी नहीं था वहाँ पर। मैं अकेली थी जो मतदान करने गई, खाली पड़ा है, खाली स्टाफ बैठा हुआ वहाँ पर। यानी लोगों ने अब मतदान नाम के अपने अधिकार का उपयोग करना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतनी गड़बड़ियाँ सारी तरफ हैं और इतना जोर जोर से अग्रिम मुनादी की जा रही है, 400 पार इस बार, 400 पार, जिस तरह की मुनादी की जा रही है, तो लोगों को लग रहा है हमारा वोट जो है वो डमी बनकर रह जाएगा, हम क्यों जाएं, वो अपने घर से निकल ही नहीं रहे। आपने कॉलोनी के अंदर बना दिया पोलिंग बूथ, फिर भी लोग नहीं निकल रहे हैं। और ये बड़ी चिंता की बात है। मान लीजिए पूरे देश में अगर 40 या 41% वोट पड़ती है, जब सारा समग्र आकलन आप करेंगे, तो क्या आप लोकतंत्र कहेंगे इसको? नहीं, अब तो चुनाव आयोग ने उस डाटा को संशोधित किया है। आप 41 में से कहेंगे हमारे तो 21% आ गए। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। ये तो ऐसे ही है जैसे बच्चों का जब रिजल्ट आता है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है रिजल्ट। अगर पता चला किसी स्कूल का रिजल्ट 33% निकला है तो उस स्कूल की मान्यता खतरे में आ जाती है। ये होता है। नहीं, वो तो है। वोटिंग परसेंटेज तो लगातार गिरा है। वोटिंग में चुनाव कमीशन अगर सोया हुआ तो उसे जगाना पड़ेगा थोड़ा सा, और ये बताना पड़ेगा कि चुनाव में भी एक मिनिमम होता है। उस मिनिमम की लाइन या ग्रेस लाइन को अगर मान लीजिए हम लोग नहीं पालन किया जनता ने, तो फिर तो सोचना पड़ेगा। इतना महंगा चुनाव है, इतनी महंगी वोट पड़ रही है, एक एक वोट जाने कितने हजार की पड़ रही है, जितने स्टाफ को ड्यूटी पर लगाई हुई है, फिर जितने सिक्योरिटी लोग लगे हुए हैं। और ये कोई तरीका नहीं है। लोकतंत्र अगर था तो किसानों की बात आप सुनते, भले ही आप ना करते, आप बात तो सुनते। ये जो हालत है इस देश में इस समय कि उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। अगर किसी के अंदर शिकायत है तो उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। कैसा लोकतंत्र? वही याद आता है ना, बार बार उनकी कविता याद आती है रघुवीर साय की, है फटा घुटन्ना पहन रमचन्ना,
जनगण मन गाता है, भारत भाग्य विधाता है, तो वही याद आता है। तो अब आपको क्या लगता है 4 जून को क्या होगा? जी नहीं, अब मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि इस बार मामला इतना सीधा नहीं होगा, और जिसे आप कहते हैं स्वीपिंग मेजॉरिटी, एकदम जैसे तख्ता साफ कर देने वाली मेजॉरिटी, बहुमत, वो किसी को नहीं मिलेगा। मेरा ये अनुमान और ये मेरी अभिलाषा भी है, ये कहूँगी मैं। अगर फिर किसी तरह मान लीजिए मोदी जी तीसरी बार सत्ता में आ जाते हैं, भले ही 2-4-10 हाँ, के तो उनको मार्जिन थोड़ा से सावधान रहना पड़ेगा। हाँ। अगर देखिए, अगर वो आते तीसरी बार सत्ता में, तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वो अपने तरीकों से, और वो तौर तरीके उनके जो हैं उसी के साथ साथ वो आएंगे। जो उनकी सीमाएं हैं वो उन्हीं की सीमाएं हैं। जाहिर है अब इस उम्र में हम उन्हें स्कूल तो नहीं भेज सकते, है ना, तो जाहिर है, लेकिन अब उनको थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि देश के नागरिक काफ़ी जागरूक होता जा रहा है, साक्षरता बढ़ती जा रही है, स्त्रियां सामने आ गई हैं। मैं तो कहती हूँ कि ये एक किस्म की चाल है कि स्त्रियों को ज़्यादा टिकट नहीं दी जाती चुनाव में। क्यों नहीं दी जाती है? स्त्रियां आज बोलने के लिए सक्षम हैं, स्त्रियां अपना भला बुरा समझती हैं, तो आप क्यों नहीं देते भाई? जब आधी आबादी है तो आधी आबादी कहते हैं, आधी टिकटें क्यों नहीं मिलती उनको? अभी तो 33% आरक्षण ही नहीं मिल रहा है, उसी पर रुके बैठे। और जो स्त्रियां रखी जाती हैं वो शोभाकार पौधे बन जाती है जो। तो जो बोलने वाली हैं औरतें, उनसे तो आप लोग बहुत घबराते हैं, उनको पद्मश्री देकर उनका मुंह बंद कर देते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का जो लंबा इतिहास रहा है, अब ये पिछले 10 सालों में जो एक प्रवृत्ति आई है कि मोदी और शाह के अलावा पार्टी के अंदर भी और संघ के अंदर भी किसी की कोई सुनवाई सुनती नहीं है यहाँ से। तो क्या इसका असर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी वोट के तौर पे कहीं ना कहीं मुझे नजर लगता है आएगा? कि आपने बिल्कुल सही जगह पे नस पे उंगली रखी है। मुझे लगता है कि उनके अपने दल में भी असंतोष है, और उनके अपने दल में भी उन्हें लगता है कि जैसे कि मुखिया को एक गिरोह के अंदर बंद कर दिया गया है, एक चौखटे के अंदर, उससे बाहर के लोगों की वो देख नहीं पाते क्या हो रहा है। और ये तभी होता है जब आप अपनी आत्मश्लाघा में फंसे होते हैं और आप अपनी प्रशंसा सुनने के इतने आदी हो जाते हैं। एक कमलेश्वर की एक बहुत अच्छी कहानी है, उसमें उन्होंने बताया कि वो राजा था, और जब तक उसकी जय हो ना करो उसे नींद नहीं आती थी, और जय हो करते थे तभी वो सुबह उठता था, जागता था। तो एक दिन वो जय हो करने वाले नहीं आए सवेरे, और राजा सोता रहा, दोपहर तक सोता रहा। तब किसी ने कहा लेकर आओ, तो भाड़े के कुछ लोग लाए। अगर कोई गुब्बारे वाला मिला तो उसको पकड़ लाए, अगर कोई चाट वाला मिला तो उसे पकड़ लाए, पकौड़े वाला मिला तो उसे पकड़ लाए। अरे भाई चलो राजा को जय हो करो, तब जाके वो उठेगा। ये ऐसी नींद होती है, सत्ता की नींद जो है ना, बड़ी भयानक नींद होती है, गाढ़ी नींद होती है ये। तो इस नींद से जागना पड़ेगा। अगर यही दल फिर आता है, इसको जागना पड़ेगा, संभल कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज सन 14 वाला ज़माना नहीं है। जब आपने किसी को पन्ना प्रमुख बना दिया तो सर्वशक्तिमान हो गया। आज तो आपके दल के पन्ना प्रमुख मारे फिर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज राहुल गांधी को आप कैसे देखती हैं? राहुल गांधी एक, मैंने तो कल ही पोस्ट लगाई है और मैंने यही कहा है कि इस देश में अगर कोई व्यक्ति सही मायनों में उत्तराधिकारी है राजनीति का, तो वो राहुल गांधी है। उसने अपने घर में मासूम उम्र में 2-2 हत्याएं देखी हैं, राजनीतिक हत्याएं देखी हैं, और वो भी विश्वास में की गई। उसकी दादी उस समय, इंदिरा गांधी, उस समय 2 सिख रेजिमेंट के अंगरक्षकों के साथ वो लॉन में आ रही थी, जिस समय उनको गोली मार दी गई। उन्होंने उन्हें हटाया नहीं। जब किसी ने कहा था कि आईटीबीपी के ये लोग बदल दीजिए आप, इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स के, तो उन्होंने कहा क्यों बदल दूं मैं, मेरा तो उनसे कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने अपने सुरक्षा गार्ड नहीं बदले थे। ये लोकतंत्र था कि उन्होंने नहीं बदले थे, और वो मारी गई। राहुल की क्या उम्र थी उस समय? राहुल के पिता खुली सभा में, आम सभा में
श्री पेरम्बदूर में व्याख्यान दे रहे थे। एक छोटी सी लड़की आती है, दुबली पतली, आके उनके चरणों में झुकती है। वो सोचते हैं कि ये मुझे प्रणाम कर रही है, और वो उनको गोली मार देती है। और वो सुसाइड कर, वो उसके अंदर बम बंधे हैं, और वो सुसाइड स्क्वाड थी वो लड़की, और उसने उनको पूरी तरह चिथड़ कर दिया। जैसे हमारे गांधी जी मारे गए, गांधी जी को भी प्रणाम करने के लिए गए थे लोग जब वो मारे गए। तो आप ये देखिए, हमारे देश में इतनी हत्याएं हुई हैं, और कांग्रेस ने तो बहुत सफ़र किया इस चीज़ को। कांग्रेस अभी भी सफ़र कर रही है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को। तो आप ये देखिए, राहुल गांधी का तो मुझे इतना खतरा लगता है कि ये सब जानते हुए भी उनकी माँ सोनिया गांधी ने अपना पति खोया, अपनी सास खोई, अपना देश छोड़ा, इसके बाद भी उन्होंने अपने बच्चे को, राहुल गांधी को, इतने खतरे में डाला हुआ है। राहुल गांधी कहीं जाते, क्या सुरक्षा है उनकी? कोई नहीं। वो जाते खुली जीप में जाते हैं, कोई भी ऊपर से उन्हें मार सकता है। जैसे कैनेडी को मारा गया था, गगनचुंबी इमारत से उन्हें मारा गया था नीचे, कोई भी मार सकता है। मैं तो जब राहुल गांधी को बाहर देखती हूँ तो मुझे लगता है ये आदमी, भले ही हो सकता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट ना हो सकता है वो बहुत राजनीतिक भी ना हो सकता है वो बहुत प्रखर भी ना हो, लेकिन वो एक शरीफ आदमी है, वो एक भला आदमी है, वो देश का भला सोचता है, वो गांवों में जाता है। आज हालत ये हो गई है कि बाकी जो कर्मचारी और कार्यकर्ता हैं वो ऐसी कमरों में पड़े हुए ऐश करते हैं। वो मुर्गे की टांग चबाते हुए बड़े खुश होते हैं और ऐश, वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं बाकी। वो अकेला आदमी जो घूम घूम के गाँव में धूपों में घूम रहा है इस समय। तो मैं तो कहती हूँ, जीते ना जीते, जीता रहे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ममता जी। अब देखते हैं क्या होता है। राजनीति है, राजनीति में बहुत सारी चीजें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और जनता अंदर अंदर क्या सोचती है ये भी नहीं पता चलता। लेकिन जो अभी मौजूदा स्थिति है उसमें आपने बड़ी साफगोई से चीजें सामने रखी, और ये हमें अच्छा लगेगा कि हमारे जो भी दर्शक हैं वो ममता जी के विचारों को बहुत गंभीरता से लें, समझें आज की स्थिति को, और मतदान करें। बेशक घर से निकलें। इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आपका स्वागत है। 24 का गणित कार्यक्रम का नाम है, और इसमें राजनीतिक स्थितियों पर, आज की चुनावी स्थितियों पर हम अलग अलग खेमे के लोगों से चर्चा करते हैं, ख़ासतौर से साहित्यकारों से जिन्होंने ज़िंदगी को, समाज को, राजनीति को बहुत करीब से देखा है, और अपनी रचनाओं में कहीं ना कहीं उसका उन्होंने अभिव्यक्त किया अपनी रचनाओं के ज़रिए, अलग अलग तरीके से। कुछ ने कहानियों के ज़रिए, कुछ ने कविताओं के ज़रिए। और इसके अलावा भी इस कार्यक्रम में हम अलग अलग क्षेत्र के लोगों, जैसे रंगमंच, अध्यापन से जुड़े लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं देश की जानी मानी रचनाकार, साहित्यकार, उपन्यासकार, लेखिका, क्या क्या कहूँ इन्हें, ममता कालिया। ममता कालिया किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, इसीलिए हम सीधे सवाल पर आते हैं और बातचीत शुरुआत करते हैं ममता जी के खुद के लेखन पर कि इतना लंबा समय हो गया। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीवी। नमस्कार अतुल जी। हम आज की जो मौजूदा स्थिति है उस पे तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन शुरुआत हम करते हैं आपके रचना कर्म से। जी, इतना समय हो गया, करीब 60 साल हो गए। 60 से भी ज्यादा साल हो गए लिखते हुए। मैंने तो बचपन में ही लिखना शुरू कर दिया था। जी। और मुश्किल से मैं 11-12 साल की थी जब मैंने बच्चों की कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी। और वो मज़ेदार बात है कि वो सब धर्मियों में छप भी गई थी। 3 कहानियाँ लिखी थी, तीनों छप गई, और बड़े खुश हुए, उसका पारिश्रमिक भी मिला था। तो हमने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। और क्योंकि मेरे पिता आकाशवाणी में थे तो हमारे घर में कलाकार, साहित्यकार बहुत आते थे, कवि और संघर्ष करने वाले बुद्धिजीवी बहुत आते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि हमारे घर में उनकी बहुत इज्जत थी। जी। पापा उनसे घंटों बात किया करते थे। तो मेरे क्योंकि एक तरह से नायक थे पापा, तो मैं सोचती थी कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए जिससे पापा के निगाहों में ऊंची रहूं मैं। तो मेरे मन में बहुत पहले ये सपना बैठ गया था कि मुझे साहित्यकार बनना है। जी। एक बार मुक्तिबोध जी हमारे घर आए थे। अच्छा। तो मुक्तिबोध जी को देखा मैंने। हमारे घर में बिस्तर एक जमीन पे बिछा रहता था, चौड़ा सा, उसे पापा बैठक कहते थे उस जगह को। वहाँ वो जाकर जब चादर पे वो
बैठ के उन्होंने कहा लो मसनद के सारे बैठेंगे, तो उनका पैर बहुत लंबा था तो उनका पंजा इतना लंबा था, उनके पंजे की छाप बहुत लंबी पड़ी बिस्तर के ऊपर। तो मैंने कहा अरे बड़े लेखक का पंजा इतना लंबा होता है, मैं छोटी सी थी उस समय। तो मेरे अंदर आकर्षण जो है लिखने का तब से था। और फिर बीच में मैं फिर अपनी पढ़ाई में लग गई, नहीं लिखा मैंने। उसके बाद आप सोचिए कि फिर सन 57 में एक कवि मित्र थे पापा के, राम बहादुर सिंह मुक्त जी, उन्होंने राष्ट्रवाणी का अंक लाकर दिया जो पुणे से निकलती थी पत्रिका, उसमें मन्नू भंडारी की कहानी छपी थी। अच्छा। उन्होंने मुझे कहा कि देखो कहानी ऐसे लिखते हैं, तुम क्या लिखती रहती हो। तो मुझे एक तो चुनौती लगी और दूसरी है कि मैं पढ़ने के लिए आकर्षण हुआ मन में। फिर मैंने वो कहानी पढ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा ऐसे लिखना चाहिए। तो मेरे मन में देखिए कई लोगों की परतें बनी आकर्षण की, और मुझे ये लगा कि मेरे लिए लिखना ही एकमात्र विकल्प है। जी जी। लेकिन तब जब आप लिखती थी जी, तब समाज की, परिवारों की जी, और राजनीति की जी, स्थितियां बहुत अलग होती थी। जी हाँ, जी हाँ, तब और अब में बहुत साल गुजर गए। जी, जी, बहुत सारे दौर आपने देखे। जी, जी, कांग्रेस की सरकार देखी, बीजेपी की देखी, समाजवादियों की देखी, जी, मिली जुली सरकारें देखी। जी। उस दौरान जो रचनाक्रम था और आज जो रचनाक्रम है, इसमें आप किस तरह का फर्क देखते हैं? हाँ, मैं ये कहूँगी कि उस दौर में रचना करना कहीं ज़्यादा सरल था, सम्मानजनक था और संभव था जब हम करते थे, क्योंकि उस दौर में इस तरह की परेशानियां नहीं थी या प्रतिबंध नहीं थे जो आज हम अपने अंदर महसूस करते हैं। लिख मैं आज भी रही हूँ जी। और लिखती मैं तब भी थी, लेकिन मैं ये कहूँगी तब लिखने का मतलब ये होता था हम अपने जीवन के रस को ढूंढ रहे हैं और जीवन की समस्याओं से टकरा तो रहे हैं लेकिन हार नहीं रहे हैं। जी। ये बात लगती थी मुझे। जब भी लिखते थे मन में ये रहता था कि जीवन में लेखक जो है वो हमेशा विजेता रहता है। जी। तो अब ये क्या बहुत लगता बड़ी है? बात है। अब क्या ऐसा लगता है? अब लिखना मुझे लगता है ज़्यादा जटिल हो गया है, देखिए, क्योंकि जीवन भी जटिल हो गया है और समाज में इतनी परतें हो गई हैं। अब हम जिसको भला समझते हैं कई बार वो बड़ा कुटिल निकलता है। तो मनुष्य के स्वभाव की आप गारंटी नहीं ले सकते। धीरे धीरे क्या हो रहा है देखिए अतुल जी की वस्तुओं की गारंटी बढ़ती जा रही है। पंखे की गारंटी लाइफ टाइम की हो गई, मिक्सी की गारंटी लाइफ टाइम की हो गई, जीवन भर की, लेकिन मनुष्य की गारंटी अगले पल की नहीं है जी। कि वो शपथ लेते लेते वो दूसरी पार्टी में चला जाएगा। जी। तो ये हालत है, वो नामांकन भरते भरते दूसरी पार्टी में चला जाएगा आदमी। आज जो आपसे कह रहा है कि मैं आपके प्रति वफादार हूँ, कल वो बेवफाई करके चला जाएगा। तो ये क्या मतलब है? कैसा समाज बनता जा रहा है? हालत ही हो गई है धीरे धीरे कि बच्चों की भी लेवल पे आप देखिए स्कूल के, मैं क्योंकि शिक्षक रही हूँ, पूरे जन्म मैंने पढ़ाया है, तो आज मैं देखती हूँ कि बच्चों के साथ ये है कि जब वो कहते हैं कि उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ है तो पता चला कि पास होने को तरस गए वो, और जो बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है ठीक से काम, उसको 90% मिल गए। तो मुझे लगता है कि आज चीज़ों को समझना एक चुनौती बन गया है जी। और जीवन को समझना भी एक चुनौती बन गया है। राजनीति का जो स्तर है जी, पहले भी आपने जी, देखा, जी। कम से कम भाषा की एक मर्यादा होती थी जी, बातचीत जी, में या फिर किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म। हाँ बिल्कुल। अब वो लगातार उसका स्तर इतना नीचे चला गया है कि हम उस पर बात करते हुए भी हमें उलझन सी होती है कि क्या बात है। आपको क्या लगता है कि क्यों ऐसा हुआ, ऐसी स्थिति क्यों? देखिए ये दौर तो हमने देखा है अपने समय में। मुझे अभी तक याद है कि हम पंडित नेहरू का भाषण सुनने के लिए कितने बड़े बड़े मैदानों में जाते थे और खड़े रहते थे और उनका भाषण सुनते थे। यहाँ तक कि हम अटल जी का भी भाषण सुनने जाया करते थे क्योंकि वो बहुत अच्छे वक्ता थे जी। और हम उनसे प्रेरित होकर लौटते थे। मुझे याद है कि एक बार होलकर कॉलेज में इंदौर में ईवीएस नंबूद्रिपाद भाषण देने वाले थे। हाँ।
और हम गए और उन्होंने इतना अच्छा अर्थव्यवस्था के ऊपर इतना सार गर्भित उन्होंने भाषण दिया। तो मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा आई एन्जॉयड योर लेक्चर। तो उन्होंने मुझसे कहा व्हाट वाज एन्जॉयबल अबाउट इट। तो मैं एकदम से हकबका गई। मैंने कहा कि एन्जॉय कहना गलत शब्द था, मुझे इंस्ट्रक्टिव कहना चाहिए था, एनलाइटनिंग कहना चाहिए था। मैं बीए की स्टूडेंट थी, जितना मुझे आता था उस हिसाब से मैंने बोला। तो मुझे याद है प्रकाशवीर शास्त्री हो, चाहे वो दिनकर जी हो, हमने जब भी उन लोगों को सुना तो क्या धड़ल्ले से वो बोला करते थे। और लाल बहादुर शास्त्री भी अपनी तरीके से ओजस्वी भाषण देते थे और बड़े ईमानदार तरीके से बोलते थे। लेकिन आज तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा नेता नहीं बचा है कि जिसको आप सुनना चाहेंगे। कभी कभी जब बोला करते थे अब इधर तो वो चुप रहते हैं, प्रकाश करात और ये सीताराम येचुरी, ममता बनर्जी, ये लोग बोलते थे फायर ब्रांड तरीके से बोलते थे। तो आजकल इनके भाषणों में उतना दम क्यों नहीं होता? मतलब नहीं, वो इसलिए देखिए क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं लोगों की मोहभंग की स्थिति है इस समय। अच्छा। लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन जब हम ये सोचे ना कि हमारी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, या तो मौन हो जाते हैं, निरपेक्ष हो जाते हैं, बोलना खत्म कर देते हैं हम लोग। आज न जाने कितने अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जो बिल्कुल पृष्ठभूमि में बैठे हुए हैं। नहीं तो क्या ये हथियार डालने वाली स्थिति है? नहीं, हथियार डालने वाली स्थिति नहीं है, खिन्न मना स्थिति है। मैं तो कहूँगी राजनीति से वैराग्य होता जा रहा है लोगों का, विचारशील लोगों का वैराग्य होता जा रहा है, क्योंकि राजनीति धीरे धीरे एक नौटंकी का रूप ले रही है। वो फार्स जैसे इंग्लिश में कहते हैं हम, वो फार्स जैसा बनता जा रहा है कि एब्सर्ड नाटक जैसा लगता है मुझे। तो रोज़ कोई एक नई मुनादी कर दी जाती है, रोज़ एक कोई नया जुमला फेंक दिया जाता है। राजनीति केवल जुमलों पर नहीं टिकी रह सकती है, लोगों को विचार चाहिए। सबसे पहले तो लोगों को अनाज चाहिए खाने के लिए जी। आप केवल जुमलों के ऊपर नहीं टिका सकते हैं। तो मोदी जी अनाज बांट रहे हैं। आप एक मन की बोरी में 5 किलो गेहूं देकर आप जनता को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं जी। तो आप ये देखिए कि धीरे धीरे राजनीति में विचार का तो क्षरण हो रहा है और प्रचार का बाहुल्य हो रहा है। हम अखबार खोलते हैं, अखबार में पढ़ने को कुछ नहीं होता है। एक जमाना था अखबार पढ़ने में 2 घंटे लगते थे जी। आज हालत ये है 15 मिनट में अखबार चुक जाता है, क्योंकि अखबार में हमें सूचनाएं मिलती हैं, विज्ञापन मिलते हैं और बड़े बड़े चेहरे देखने को मिलते हैं राजनीतिक। हम उन चेहरों को कितनी बार देखें? एक चेहरे को हम कितनी बार देख सकते हैं और कितने पेपरों में देख सकते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में, गुजराती में, मराठी में। तो मुझे ये लगता है धीरे धीरे कि राजनीति बहुत तेज़ी से, जिसे कहना चाहिए ढलान की ओर है इस समय। और राजनीति में थोड़ा सा विचार होना चाहिए, विचारवान लोग होने चाहिए। वो ऐसी बात कहे कि लोगों को गाइडेंस मिले। हमारे देश में अभी भी सारी साक्षरता के बावजूद निरक्षरता बहुत है जी। तो वो बेचारे तो आपकी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं कि आप कुछ कहेंगे। आप केवल ताली बजाओ भाषण नहीं दे सकते हैं। आप केवल ताली बजवा देंगे, लोग घर जाएंगे, घर जाते तक भूल जाएंगे किस बात पे ताली बजाई थी उन्होंने। ये कोई तमाशा नहीं लगाया है, सर्कस नहीं हो रहा। राजनीति और सर्कस में फर्क होता है। मुझे लगता है कि आज इस बात के कारण बुद्धिजीवी के लिए इस समय बहुत चिंता का समय है। तो ये जो अभी आपने देखा पिछले 10 साल का जो दौर है खास तौर से जी, इस दौर में और 75 का समय भी आप याद कीजिए आपातकाल का, इन दोनों दौर में आपको क्या फर्क लगता है? वो देखा जाए तो 75 का दौर भी बहुत खराब था जी। जब हमारे देश में आपातकाल लगा था तब मैंने देखा लोगों के मनोविज्ञान पर बहुत बुरा असर पड़ा था। वो आपात स्थिति तो थी ही कि आप बोल नहीं सकते थे और अनुशासन के प्रति एक ऐसा कड़ा रुख था कि जैसे मिलिट्री रूल होता है ना कि आप किसी भी तरह से उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। मुझे याद है रेडियो पे कहा जाता था 9 बज गए दफ्तर चलिए, ये कहा जाता है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है, इस तरह के नारे थे।
फिर नसबंदी की हालत ये थी कि ये माना जाता था कि पकड़ पकड़ के बूढ़े लोगों की भी नसबंदी की जा रही है, बैचलर्स की भी नसबंदी की जा रही है। एक दहशत का माहौल बन गया था और इमरजेंसी में बेगुनाह लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर डाला गया है जी। और मुझे लगता है कहीं अलिखित किस्म की आपात स्थिति क्या अभी आई हुई है क्या? अभी बोलने में डर लगने लगा है कि हम बोलेंगे तो हमें हो सकता है कि या तो घर में ही नज़रबंद कर दिया जाए या हो सकता है कि हमें समझिए कि जेल में ठूस दिया जाए, किसी जेल में ले जाए, एक जीप आए और पकड़ के हमें ले जाए, क्योंकि कितने ही बेगुनाह लोग इस समाज में इस समय शिक्षों के अंदर हैं। तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति है हमारे लिए। तो ये जो दहशत की स्थिति अभी बनी है, जी। ऐसा, इसके पीछे आपको क्या लगता है कि हमारी जो सत्ताधारी पार्टी है जी, जो हमारे जो देश के महान नेता जी, हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, उनका जो अप्रोच है वो तो कहते हैं कि देश में लोकतंत्र है, सारा जी, कुछ है, जी। मतलब ऐसा क्या है जो हमने कर दिया जिससे लोग डर रहे हैं। तो क्या सचमुच ऐसा है क्या कि लोग डरे उनसे, या फिर एक अघोषित सा डर है सिर्फ कुछ चंद उदाहरणों को देखने के बाद कि भाई उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया गया या ऐसा कर दिया गया? देखिए, एक तरफ तो डर तो है ही, क्योंकि बहुत सारे बेगुनाह लोग इस समय छोटे छोटे कारणों से जेल के अंदर हैं। लेकिन दूसरी बात जो मुझे बहुत चिंताजनक लगती है वो ये कि आज विपक्ष बहुत कमज़ोर हो गया है। अगर विपक्ष के पास वैचारिक शक्ति ज़्यादा हो और विपक्ष के पास निर्भीकता ज़्यादा हो, बेधड़कपना हो उनके अंदर, तो मुझे लगता है लोगों को एक तरह के जैसे विटामिन की डोज होती है ना, टॉनिक की डोज होती है, कि लोगों को कहीं से शक्ति तो मिले। अब हालत ये कि शक्ति देने वाला कोई नहीं बचा है। और लेखक भी जिन मुद्दों पे लिखना चाहिए, जैसे परसाई थे, हरिशंकर परसाई भिड़ जाते थे, वो राजनीतिक मुद्दों पे लिखते थे, प्रतीक बना के लिखते थे, लेकिन होता राजनीतिक मुद्दा था। वो ऐसे अपना समय नष्ट नहीं करते थे वो। और आज धीरे धीरे हो यह गया कि व्यंग्यकार भी जो है वो अन्य विषय ले लेता है, वो राजनीति को छोड़ देता है, ये सोच के कि इसके परिणाम मेरे लिए अच्छे नहीं होंगे। और ज्यादातर लेखकों को हमने देखा कि वो जो धार्मिक और आध्यात्मिक पात्रों पे चले गए, सारे के सारा देखिए, नहीं, वो तो जो आप कह रहे हैं जी, वो एक जमात है जो बुद्धिजीवियों की, लेखकों की, रचनाकारों की, वो तो सोचे समझी रणनीति के अंतर्गत ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि आप जितना वैदिक होते जाएंगे ना, कहते वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, जो लिखा गया था, वही हालत है कि वो मान के चलते हैं कि अगर दिखानी भी है हिंसा तो घटोत्कच को दिखाओ, है ना। वो ये मान के चलते हैं कि पुराण में चले जाओ, सबसे अच्छी शरण कहाँ है वो, और वो हमने कभी स्वीकार नहीं किया। हम लिखते हैं, हम मौजूदा समय पे लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि चुनौती तो आज के समय की है भाई। हम पौराणिक काल में जाके क्या करेंगे? वो भी एक तरह से रचना है, आप उस रचना को यथार्थ बना रहे हैं, यानी आप मिथक में यथार्थ मिला रहे हैं, यथार्थ में मिथक मिला रहे हैं, इतिहास में गप्प मिला रहे हैं, गप्प में इतिहास मिला रहे हैं। अरे कर क्या रहे हैं आप? ये बाजीगरी है ये जी। मैं सोचती हूँ कि आज साहित्यकार को भी के सामने भी और पत्रकार के सामने भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन पत्रकारों का ये है कि वो भी कहीं ना कहीं देखिए किसी जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं, किसी नौकरी से बंधे हुए हैं, जबकि इस समय का दौर ऐसा है, इसमें मुझे लगता है सबसे अधिक आक्रमण की रेंज में अगर कोई है तो पत्रकार है। देखिए, वो एक निहत्था जाता है किसी जगह साक्षात्कार लेने या किसी जगह प्रश्न पूछने, उसके पास तो एक अदना पुलिस सिपाही भी नहीं होता रक्षा के लिए। जबकि एक एक मैंने देखा है कि म्यूनिसिपल काउंसिल का भी जो मेंबर होता है वो 2 हथियारबंद आदमी लेके चलता साथ में। तो मुझे तो ये देख कर बड़ा अजीब लगता है कि हम लोग निहत्थे घूम रहे हैं और जो मर्जी बोलते हैं और ये नहीं सोचते कि कल को इसका क्या परिणाम होगा। नहीं, तो ये जो सत्ताधारी पार्टी का जो पूरा अप्रोच है, जिसको
जो तमाम लोग कहते हैं कि तानाशाही जी की स्थिति आ गई जी, है पूरी जी। तरह, और अघोषित सेंसरशिप है, जी। मीडिया पर पूरी तरह कब्जा है सरकार का। हाँ, जी। तो इन 10 सालों में आम लोगों के अंदर क्या ये गुस्सा कहीं ना कहीं चुनावी उसमें निकल के आएगा, आपको ऐसा लगता है? देखिए बहुत आ रहा है। हिंदी साहित्य में तो मैं कहूँगी कि ये हिंदी साहित्यकार का बड़ा योगदान है कि वो निर्भीक होकर उसने न जाने कितना लिखा, खास तौर से युवा वर्ग ने। क्योंकि हमारे देश में एक तो क्या है कि ये जाति कार्ड और स्त्री कार्ड, ये सारी चीज़ें हमारे देश में चुनाव के समय बहुत प्रबल हो जाती जी। है, आपने देखा होगा। क्योंकि वो सोचते हैं कि इसको, इन लोगों को विभाजित रखो तो हमको वोट मिलेगी, ये माना जाता है चुनाव के समय में। और मैं देखती हूँ कि इसी की पड़ताल करते हुए कितनी रचनाएं लिखी गई हैं। आपने देखिए उनकी संख्या भले कम हो, लेकिन वो सीधी वार करती हैं आपके मनोविज्ञान पर और आपको चुनौती देती हैं कि सही तरीके से सोचो। अनिल यादव की कहानी है गौसेवक, जिसमें साफ साफ पता चल रहा है कि बेगुनाह आदमी को आप गौ हत्या का उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इसी तरह उसका एक यात्रा संस्मरण है, ये भी कोई देश है महाराज, अनिल यादव का। इसी तरह से बहुत अच्छी कहानियां हैं। दलित चेतना की दलित शक्ति सामने आ रही है, लोग भले उसे दबाएं, शक्ति सामने आ रही है। दलित चेतना पे न जाने कितना लिखा गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, शिवराज सिंह बेचैन से लगाकर आप ये सोचिए, लेटेस्ट मैंने पढ़ी है इतनी अच्छी कहानी दलित चेतना पर, मोहम्मद आरिफ की लिखी हुई। अच्छा, तो ये कैलाश मानखेड़े की कविता की मतलब कहानी, लिखा तो जस्ट डांस, जस्ट हाँ, डांस। जी, जी। तो आप ये देखिए कि लिखा तो बहुत जा रहा है। रजरतानी मीनू, ये सब लोग जो है ये सवाल उठा रहे हैं। एक लेखक का काम क्या है? देखिए हमारे पास ऐसा समाधान नहीं, क्योंकि हमारे पास राजनीतिक शक्ति नहीं है ना, हमारे पास वैचारिक शक्ति है। तो हम लोग यही कर सकते हैं कि जो समाज में असमानता हमें दिख रही है, या जो हमें समाज में इस समय दुर्नीतियां दिख रही हैं, हम उनको हिज्जा हिज्जा करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल, है ना। अब ये 2 गज की दूरी मेरी कहानी है। आप कहेंगे टाइटल तो बिल्कुल लगता है जैसे कि सरकारी, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, पर आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसको ब्रेक डाउन करता है वो। इस सारी चीज ये को, आपका अभी सबसे ताजा संग्रह है। हाँ, ये मेरे नवीनतम संग्रह है मेरा। जी। तो आप ये देखिए कि हम जो लिख रहे हैं उसमें हालत ये है कि हम तो इसको पढ़वाने के लिए नाम रख रहे हैं 2 गज की दूरी। आप कहानी तक पहुंचिए तब आपको पता चलेगा जी जी जी। कि कैसी कैसी बात होती। फिर आप देखिए ये समय भी बहुत जटिल है। हम सारा का सारा आरोप राजनीति के खाते में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इस बीच में कोरोना हुआ है महामारी के रूप में। जो पिछले 2 साल हमारे बीते हैं, 20 सन 21, यहाँ तक कि 22 का आधा, ये जो समय बीता है ये भी मानवता के लिए बहुत ही जटिल समय रहा है। और इसके वजह से भी मुझे लगता है कि मानवीय गुणों में भी पतन आया है, गिरावट आई है, और राजनीतिक इस्तेमाल इसका बहुत हुआ है, लेकिन इस दहशत का। हाँ, लेकिन ये जो स्थितियां हैं वो तो हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में जो हालत हुई है भारतीय लोकतंत्र की, जी, खास तौर से जी, अब क्या जो ये जो चुनाव है, आप बार बार ये कह रही हैं कि विपक्ष से कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, ये नहीं कहा मैंने, उम्मीद नहीं। हाँ। मैं ये मानती हूँ कि उनके अंदर अभी साहस की थोड़ी कमी है। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है और इस कठिन समय में विपक्ष जिस तरह से एकजुट हुआ है, बिखरा हुआ जो कांग्रेस, जो कमजोर हो गई कांग्रेस थी, उसको उसमें जीवन फूंकने की फिर से कोशिश हुई है। और इस चुनाव में जिस तरह से तमाम अंतर्विरोधों के बावजूद सब इकट्ठे हुए हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार थोड़ी चुनौती बढ़ी है? चुनौती तो बहुत बड़ी है इस बार, और मुझे लगता है कि, और देखिए चुनौती बड़ी है, दोनों ही पक्षों के लिए बड़ी है, लेकिन मुझे लगता है कि अब सत्ताधारी दल भी शायद कहीं ये महसूस कर रहे होंगे
कि इतना आसान नहीं रह गया है वॉक ओवर। क्योंकि देखिए, मैं अभी गई हूँ 3 दिन पहले मतदान करने के लिए केंद्र पर। एक मनुष्य क्या, एक प्राणी मात्र भी नहीं था वहाँ पर। मैं अकेली थी जो मतदान करने गई, खाली पड़ा है, खाली स्टाफ बैठा हुआ वहाँ पर। यानी लोगों ने अब मतदान नाम के अपने अधिकार का उपयोग करना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि उन्हें लगता है कि इतनी गड़बड़ियाँ सारी तरफ हैं और इतना जोर जोर से अग्रिम मुनादी की जा रही है, 400 पार इस बार, 400 पार, जिस तरह की मुनादी की जा रही है, तो लोगों को लग रहा है हमारा वोट जो है वो डमी बन कर नहीं जाएगा, हम क्यों जाएं, वो अपने घर से निकल ही नहीं रहे। आपने कॉलोनी के अंदर बना दिया पोलिंग बूथ, फिर भी लोग नहीं निकल रहे हैं। और ये बड़ी चिंता की बात है। मान लीजिए पूरे देश में अगर 40 या 41% वोट पड़ती है, जब सारा समग्र आकलन आप करेंगे, तो क्या आप लोकतंत्र कहेंगे इसको? नहीं, अब तो चुनाव आयोग ने उस डाटा को संशोधित किया है। आप 41 में से कहेंगे हमारे तो 21% आ गए। तो ये तो बड़ी अजीब बात है। ये तो ऐसे ही है जैसे बच्चों का जब रिजल्ट आता है तो रिजेक्ट कर दिया जाता है रिजल्ट। अगर पता चला किसी स्कूल का रिजल्ट 33% निकला है तो उस स्कूल की मान्यता खतरे में आ जाती है। ये होता है। नहीं, वो तो है। वोटिंग परसेंटेज तो लगातार गिरा है। वोटिंग में चुनाव कमीशन अगर सोया हुआ तो उसे जगाना पड़ेगा थोड़ा सा, और ये बताना पड़ेगा कि चुनाव में भी एक मिनिमम होता है। उस मिनिमम की लाइन या ग्रेस लाइन को अगर मान लीजिए हम लोग नहीं पालन किया जनता ने, तो फिर तो सोचना पड़ेगा। इतना महंगा चुनाव है, इतनी महंगी वोट पड़ रही है, एक एक वोट जाने कितने हजार की पड़ रही है, जितने स्टाफ को ड्यूटी पर लगाई हुई है, फिर जितने सिक्योरिटी लोग लगे हुए हैं। और ये कोई तरीका नहीं है। लोकतंत्र अगर था तो किसानों की बात आप सुनते, भले ही आप ना करते, आप बात तो सुनते। ये जो हालत है इस देश में इस समय कि उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। अगर किसी के अंदर शिकायत है तो उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही है। कैसा लोकतंत्र? वही याद आता है ना, बार बार उनकी कविता याद आती, रघुवीर साय की है, फटा घुटन्ना पहन रमचन्ना, जनगण मन गाता है, भारत भाग्य विधाता है, तो वही याद आता है। तो अब आपको क्या लगता है 4 जून को क्या होगा? जी नहीं, अब मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि इस बार मामला इतना सीधा नहीं होगा, और जिसे आप कहते हैं स्वीपिंग मेजॉरिटी, एकदम जैसे तख्ता साफ कर देने वाली मेजॉरिटी, बहुमत, वो किसी को नहीं मिलेगा। मेरा ये अनुमान और ये मेरी अभिलाषा भी है, ये कहूँगी मैं। अगर फिर किसी तरह मान लीजिए मोदी जी तीसरी बार सत्ता में आ जाते हैं, भले ही 2-4-10 के मार्जिन से, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। अगर देखिए, अगर वो आते तीसरी बार सत्ता में तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, वो अपने तरीकों से और वो तौर तरीके उनके जो हैं उसी के साथ साथ वो आएंगे। जो उनकी सीमाएं हैं वो उन्हीं की सीमाएं हैं। जाहिर है अब इस उम्र में हम उन्हें स्कूल तो नहीं भेज सकते, है ना, तो जाहिर है, लेकिन अब उनको थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा, क्योंकि देश का नागरिक काफ़ी जागरूक होता जा रहा है, साक्षरता बढ़ती जा रही है, स्त्रियां सामने आ गई हैं। मैं तो कहती हूँ कि ये एक किस्म की चाल है कि स्त्रियों को ज़्यादा टिकट नहीं दी जाती चुनाव में। क्यों नहीं दी जाती है? स्त्रियां आज बोलने के लिए सक्षम हैं, स्त्रियां अपना भला बुरा समझती हैं, तो आप क्यों नहीं देते भाई? जब आधी आबादी है तो आधी आबादी है तो कहते आधी टिकटें क्यों नहीं मिलती उनको? अभी तो 33% आरक्षण ही नहीं मिल रहा है, उसी पर रुके बैठे। और जो स्त्रियां रखी जाती हैं वो शोभाकार पौधे बन जाती है जो, तो जो बोलने वाली हैं औरतें, उनसे तो आप लोग बहुत घबराते हैं, उनको पद्मश्री देकर उनका मुंह बंद कर देते। जैसे भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस का जो लंबा इतिहास रहा है, अब ये पिछले 10 सालों में जो एक प्रवृत्ति आई है कि मोदी और शाह के अलावा पार्टी के अंदर भी और संघ के अंदर भी किसी की कोई सुनवाई सुनती नहीं है। तो क्या इसका असर
भारतीय जनता पार्टी के खेमे में भी वोट के तौर पे कहीं ना कहीं मुझे नजर लगता है कि आएगा। आपने बिल्कुल सही जगह पे नस पे उंगली रखी है। मुझे लगता है कि उनके अपने दल में भी असंतोष है, और उनके अपने दल में भी उन्हें लगता है कि जैसे कि मुखिया को एक गिरोह के अंदर बंद कर दिया गया है, एक चौखटे के अंदर, उससे बाहर के लोगों की वो देख नहीं पाते क्या हो रहा है। और ये तभी होता है जब आप अपनी आत्मश्लाघा में फंसे होते हैं और आप अपनी प्रशंसा सुनने के इतने आदी हो जाते हैं। एक कमलेश्वर की एक बहुत अच्छी कहानी है, उसमें उन्होंने बताया कि वो राजा था और जब तक उसकी जय हो ना करो उसे नींद नहीं आती थी, और जय हो करते थे तभी वो सुबह उठता था, जागता था। तो एक दिन वो जय हो करने वाले नहीं आए सवेरे, और राजा सोता रहा, दोपहर तक सोता रहा। तब किसी ने कहा लेकर आओ, तो भाड़े के कुछ लोग लाए। अगर कोई गुब्बारे वाला मिला तो उसको पकड़ लाए, अगर कोई चाट वाला मिला तो उसे पकड़ लाए, पकौड़े वाला मिला तो उसे पकड़ लाए। अरे भाई चलो राजा को जय हो करो तब जाके वो उठेगा। ये ऐसी नींद होती है, सत्ता की नींद जो है ना, बड़ी भयानक नींद होती है, गाढ़ी नींद होती है ये। तो इस नींद से जागना पड़ेगा। अगर यही दल फिर आता है, इसको जागना पड़ेगा, संभल कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आज सन 14 वाला ज़माना नहीं है। जब आपने किसी को पन्ना प्रमुख बना दिया तो सर्वशक्तिमान हो गया। आज तो आपके दल के पन्ना प्रमुख मारे मारे फिर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज राहुल गांधी को आप कैसे देखती हैं? राहुल गांधी एक, अरे मैंने तो कल ही पोस्ट लगाई है और मैंने यही कहा है कि इस देश में अगर कोई व्यक्ति सही मायनों में उत्तराधिकारी है राजनीति का, तो वो राहुल गांधी है। उसने अपने घर में मासूम उम्र में 2-2 हत्याएं देखी हैं, राजनीतिक हत्याएं देखी हैं, और वो भी विश्वास में की गई। उसकी दादी उस समय इंदिरा गांधी, उस समय 2 सिख रेजिमेंट के अंगरक्षकों के साथ वो लॉन में आ रही थी, जिस समय उनको गोली मार दी गई। उन्होंने उन्हें हटाया। जब किसी ने कहा था कि आईटीबीपी के ये लोग बदल दीजिए आप, इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्स के, तो उन्होंने कहा क्यों बदल दूं मैं, मेरा तो उनसे कोई झगड़ा नहीं है। उन्होंने अपने सुरक्षा गार्ड नहीं बदले थे, ये लोकतंत्र था कि उन्होंने नहीं बदले थे, और वो मारी गई। राहुल की क्या उम्र थी उस समय? राहुल के पिता खुली सभा में, आम सभा में, श्री पेरम्बदूर में व्याख्यान दे रहे थे। एक छोटी सी लड़की आती है, दुबली पतली, आके उनके चरणों में झुकती है। वो सोचते हैं कि ये मुझे प्रणाम कर रही है, और वो उनको गोली मार देती है। और वो सुसाइड कर, वो बम, वो उसके अंदर बम बंधे हैं, और वो सुसाइड स्क्वाड थी वो लड़की, और उसने उनको पूरी तरह चिथड़ कर दिया। जैसे हमारे गांधी जी मारे गए, गांधी जी को भी प्रणाम करने के लिए गए थे लोग जब वो मारे गए। तो आप ये देखिए हमारे देश में इतनी हत्याएं हुई हैं, और कांग्रेस ने तो बहुत सफ़र किया इस चीज़ को। कांग्रेस अभी भी सफ़र कर रही है बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को। तो आप ये देखिए राहुल गांधी का तो मुझे इतना खतरा लगता है कि ये सब जानते हुए भी उनकी माँ सोनिया गांधी ने अपना पति खोया, अपनी सास खोई, अपना देश छोड़ा, इसके बाद भी उन्होंने अपने बच्चे को, राहुल गांधी को, इतने खतरे में डाला हुआ है। राहुल गांधी कहीं जाते, क्या सुरक्षा है उनकी? कोई नहीं। वो जाते खुली जीप में जाते हैं, कोई भी ऊपर से उन्हें मार सकता है। जैसे कैनेडी को मारा गया था, गगनचुंबी इमारत से उन्हें मारा गया था नीचे, कोई भी मार सकता है। मैं तो जब राहुल गांधी को बाहर देखती हूँ तो मुझे लगता है ये आदमी भले ही हो सकता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट ना हो सकता है वो बहुत राजनीतिक भी ना हो सकता है वो बहुत प्रखर भी ना हो, लेकिन वो एक शरीफ आदमी है, वो एक भला आदमी है, वो देश का भला सोचता है, वो गांवों में जाता है। आज हालत ये हो गई है कि बाकी जो कर्मचारी और कार्यकर्ता हैं वो ऐसी कमरों में पड़े हुए ऐश करते हैं। वो मुर्गे की टांग चबाते हुए बड़े खुश होते हैं और ऐश, वो सत्ता का सुख भोग रहे हैं बाकी। वो अकेला आदमी जो घूम घूम के गाँव में धूपों में घूम रहा है इस समय। तो मैं तो कहती हूँ जीते ना जीते, जीता रहे। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके ममता जी। अब देखते हैं क्या होता है। राजनीति है, राजनीति में बहुत सारी चीजें कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, और जनता अंदर अंदर क्या सोचती है ये भी नहीं पता चलता। लेकिन जो अभी मौजूदा स्थिति है उसमें आपने बड़ी साफगोई से चीजें सामने रखी, और ये हमें अच्छा लगेगा कि हमारे जो भी दर्शक हैं वो ममता जी के विचारों को बहुत गंभीरता से लें, समझें आज की स्थिति को, और मतदान करें। बेशक घर से निकलें
इन्हीं शब्दों के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।